एट 2047 को मिल रही प्रगति की गति। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी, आप इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी रिसर्चर हैं। प्रोफेसर सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सचिन, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, एक बड़ा परिवर्तन, शासन संस्कृति में परिवर्तन की बात हो रही है। प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत 10 साल पहले जब हुई तो अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन किस तरह से एक पूरे इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आया है, उस बदलाव को आप कैसे परिभाषित करेंगे? रितु जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। अगर हम देखें 2014 से प्रधानमंत्री का एक मुख्य फोकस रहा है और वो है सुशासन का। सुशासन की तमाम आवश्यकताएं और सुशासन के तमाम जो बिंदु हो सकते हैं, उसमें एक बड़ा जो पहल इस सरकार की तरफ से आई है वो जन केंद्रित जो सुविधाएं और हमारी योजनाएं हैं उनकी डिलीवरी है, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो इसमें जो सामाजिक योजनाएं हैं उनको कैसे गति प्रदान की जाए, जो बुनियादी योजनाएं हैं उनका आकलन किस ढंग से किया जाए और उनको जनोपयोगी समयानुकूल कैसे लाया जाए, उसमें कॉस्ट का भी एस्केलेशन ना हो। आपको याद होगा, हम लोगों ने वो समय देखा है जब बजट में बार बार प्रोजेक्ट की डिले के कारण जो कॉस्ट का इजाफा होता था वो लोगों को डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अभी सरप्लस बजट के काल में हम देख रहे हैं कि हम उन सभी चिंताओं से मुक्त हुए हैं और सुशासन के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आया है। वर्षों से जो योजनाएं रुकी पड़ी हुई थी, अभी आपकी रिपोर्ट में आपने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, ऐसी कई सारी योजनाओं का प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि ये सुशासन के लिए उठाया गया अत्यंत महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता के अनुसार लिया गया कदम है। जी, अब शिशिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, अब एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि 10 साल पहले कि अगर व्यवस्था हम देखें, प्रशासन को देखें, परियोजनाओं को लेकर सरकारी महकमों में जो सोच थी, जो अड़चनें थी, जिस वजह से परियोजनाएं लटकती थी, क्या आपको लगता है कि उस पूरी सोच को बदलने में ये 10 साल प्रगति प्लेटफॉर्म के साथ सफल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2047 के लिए प्रगति की गति एक तरह से मार्गदर्शक के तौर पर आगे बढ़ेगी, तो अभी भी बहुत से सुधार करने बाकी हैं, ऐसा लगता है। अब शिशिर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। माफ कीजिएगा, ये एक सिस्टम का एक अपना ही योगदान है, इसमें इसकी भी प्रगति की जरूरत है। जो मुद्दा आपने उठाया, जिन दो परियोजनाओं का आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, आप ये ध्यान रखिए कि अगर वो प्रगति के तहत नहीं लाए गए होते तो नवी मुंबई जो परियोजना, जो कि इसी 10 दिन पहले शुरू हुआ 25 दिसंबर 2025 से, वो उसको लागू होने के लिए आपको अभी और इंतजार करना पड़ता, कम से कम 10 साल का। उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जो रेल परियोजना है उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता। देखिए, इसका फायदा सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर परियोजना को जो विलंब हुआ, चलिए उसकी बात को हम नहीं करें, और विलंब ना हो, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी लागत जो हो सकती थी, बढ़ सकती थी, उस पे आप लगाम लगाने में कामयाब हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस परियोजना को जो फायदा जो एक तय समय के बाद मिलता, वो अभी से मिलना शुरू हो गया है। तो अगर उसे भी जोड़ लें तो वास्तविक रूप से जो लागत में कमी है वो और ज्यादा आपको फायदेमंद तौर पर दिखेगी। तो इस पूरी जो व्यवस्था, इसका सबसे बड़ा पहलू ये है। दूसरी बात, अगर आप देखें, दो राज्यों ने, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने प्रगति के फॉर्मूले को अपनाया है, और ये वो राज्य हैं जहां पर अगर आप निवेश के आंकड़े देखें तो आंध्र प्रदेश में निवेश के कई सारे प्रस्ताव आए हैं। इनफैक्ट जो अभी एक ताजा आंकड़े हम देख रहे थे, उसमें देखा कि सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आंध्र प्रदेश को मिले हैं। तो यानी कि वहां पर अगर परियोजनाओं में तेजी आती है तो वो निवेशकों को लुभाने में और मदद करेगी। आप उड़ीसा की बात देखिए, उड़ीसा पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से आगे बढ़ा है, वहां पर परियोजनाओं को पूरा करने में जिस तरीके से तेजी दिख रही है, वो उसने उस राज्य में विकास की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। तो यानी कि प्रगति का जो एक स्वरूप है
आप इसे ये मत समझिए कि केवल एक देश की बात है, राज्य के स्तर पर किस तरह से बदलाव हो रहे हैं वो भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। और कई और राज्य सरकारों को भी केंद्र ने ये प्रस्ताव रखा है कि आप इस प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं और आप अपने स्तर पर इसका थ्रेशोल्ड भी तय कर सकते हैं। जो 500 करोड़ अभी है केंद्र के स्तर पर, राज्य सरकारें अपने स्तर पर थ्रेशोल्ड कर सकती हैं। तो राज्यों में अगर इस तरह की समीक्षा होनी शुरू हो जाएगी, वहां पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होने लगेगा, वहां पर लागत में कमी आएगी, तो इसका फायदा जो आपकी विकास की जो अलग अलग लक्ष्य हैं, चाहे वो $5 ट्रिलियन की बात करें, $7 ट्रिलियन की बात करें, $10 ट्रिलियन की बात करें, जो 2027, 2030 और 2033 में और 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, उसे हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। प्रोफेसर सचिन, 2014 में अगर करीब 3,300 ऐसी परियोजनाएं हैं जो रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई थी, क्या मुख्य मुद्दे हमारे सामने थे? सबसे बड़ा जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, जो तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं, उनमें आपस में मिलकर काम करने की क्षमता और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सबको ला करके अकाउंटेबल बनाया जा सके। तो ये प्रधानमंत्री का जो एक राजनीतिक समझ है और जो एक विशाल अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव, ये उसी के चलते संभव हो सका है। तो जो प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव के आधार पे एजेंसीज का जो डिस्टिंक्शन था, और आपको ऋतु जी याद होगा जब हमने गति शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जब परिवेश सामने आया, तो इन सभी में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या थी। जो प्रोजेक्ट्स की आपने जिक्र किया, जिसका शिशिर जी खुलासा कर रहे थे, वो सभी प्रोजेक्ट्स इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण डिले पे डिले झेल रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था लैंड एक्विजिशन का। आप देखिए, बिना लैंड एक्विजिशन के परिवर्तन करे हम कई प्रोजेक्ट्स में इसको पार कर सके, और एक सांस्कृतिक बदलाव, जो प्रशासनिक सांस्कृतिक बदलाव की आप बात कर रही हैं, उसके हम साक्षी बने। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो पर्यावरण और फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जो जंगलों की जमीन और फॉरेस्ट की जमीन है, उसमें तमाम जगह जो क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है, उसमें उसको बिना कॉम्प्रोमाइज करे उसके रास्ते निकालना और आगे बढ़ना, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर महत्वपूर्ण रहा। और चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राइट ऑफ वे डिस्प्यूट्स हैं, उनके मुद्दों को हम एड्रेस करें। और ये चारों मुद्दों के एड्रेस करने के कारण करीब 61 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो थे ऋतु जी, उनको एड्रेस किया गया, उनको सामने लाया गया। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रगति जो है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी एक मॉडल के रूप में उभरा है। उन देशों के, जैसा आपकी रिपोर्ट ने जिक्र किया, जो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल के आ रहे हैं, प्रशासनिक क्षमताओं और औपनिवेशिक सोच के मारे हुए हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रगति के पथ के लिए मैं समझता हूँ ये योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। शिशिर जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और खासकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से प्रगति पोर्टल का इस प्लेटफॉर्म की तारीफ की है, बल्कि इसको एक तरह से एक बड़ा बदलाव के तौर पर कई ऐसे देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए उन्होंने कहा है कि ये एक बढ़िया, एक अच्छा मॉडल है। क्या आपको लगता है, अध्ययन करने के लिहाज से तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जिस तरह से 2014 से प्रगति प्लेटफॉर्म को लेकर रहा, शीर्ष नेतृत्व की अगर भागीदारी होती है, उससे जो बड़े बदलाव आते हैं, क्या ये उसका भी एक बड़ा उदाहरण है? बिल्कुल ऋतु, अगर आप देखें कि जो हम 382 परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, जिसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर की है, और आप देखें जो 3300 से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, उनको 6 स्तर पर बांटा गया है। इनमें से जो सबसे आखिरी स्तर है, जिनमें उन परियोजनाओं को लिया जाता है जहां पर समस्या काफी बड़ी हो, और उन समस्याओं में अगर 382 जो परियोजनाएं, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनको जो है उनकी समस्याओं को दूर किया गया, इसमें सबसे खास बात यह था कि तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव थे, जो विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके ऊपर एक व्यक्तिगत जवाबदेही दी गई। तो जब प्रधानमंत्री की ओर से एक व्यक्तिगत जवाबदेही दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उस कार्य करने के जो कहते हैं कि एक जो अंदर जो एक लगन होती है, वो काफी ज्यादा उभर करके सामने आती है। रेलवे का आप उदाहरण देखिए, जो जम्मू श्रीनगर जो उधमपुर लिंक जो है, जी जी जी
उसमें कल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि कितना काम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 70 या 73% काम हुआ है, 70 या 73 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसको इस समय तक पूरा करना है। तो जब व्यक्तिगत तौर पे जवाबदेही प्रधानमंत्री की ओर से दी जाए तो उसमें काम करने की गति तेज हो जाती है। नंबर एक। दूसरा, अगर आप देखें कि हर जो समीक्षा बैठक की गई, उसके जो निष्कर्ष है, उसके जो नतीजे हैं, उन नतीजों को एक टेम्पलेट नहीं बनाया गया, बल्कि उन नतीजों के आधार पर एक विस्तृत रणनीति बनाने की कोशिश की गई और हर योजना से मिले सबक को उसमें शामिल किया गया। उसकी वजह से जो है आप इसमें जो है वो गति आप आते हुए देख रही हैं। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, गति शक्ति योजना क्या कहती है कि अलग अलग जो आप काम करते हैं, उसके जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपके पास तमाम आंकड़े उपलब्ध हो, यहाँ पर 600 तरह के स्पेशल जो डेटा है वो उपलब्ध है। यानी कि आप यदि सड़क बना रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वहां पर क्या आंकड़े की जरूरत है, वो सब के सब उसमें उपलब्ध है। तो इन सभी को अगर आप मिला करके देखें तो ये जो 382 परियोजनाएं हैं, ये आगे की कई परियोजनाओं के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि टेम्पलेट नहीं बना रहे हैं, बल्कि आगे के लिए आपको एक सोच दे रही है, आगे कुछ और चुनौती आएगी, उसके लिए नई सोच को विकसित किया जाए। शिशिर जी, आलोचकों या विपक्ष का अक्सर एक तरह से सवाल ये रहा कि आंकड़ों की बात सरकार करती है, लेकिन क्या इस 10 साल में जो बड़ी तब्दीलियां बुनियादी ढांचे में हुई हैं, लोगों के एक तरह से ईज ऑफ लिविंग में हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुई है, क्या इसका एक बड़ा श्रेय जाता है कि जिस तरह से, क्योंकि एक एक पैसे का निवेश आपके जीडीपी में भी बहुत बड़ा असर करता है, तो जब परियोजनाएं रुकी रहती हैं, परियोजनाओं पे काम नहीं होता है, तो न सिर्फ लोगों की जीवन शैली और उनके पूरे जिंदगी पे असर पड़ता है, बल्कि देश के विकास पे पूरा एक असर पड़ता है। तो देखिए, जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रगति में, अब इसमें एक उदाहरण जो कल दिया गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्च जो है, अब आप अगर पूंजीगत खर्च 1 रुपया करते हैं और 2.5 से 3 रुपए का फायदा होता है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप कितनी तेजी से करते हैं, और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो आगे के समय के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो इससे क्या होगा कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है। एक और चीज आप ध्यान रखिए कि अब जो कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं, उसमें इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि कितने रोजगार के मौके बनेंगे, पर्यावरण में किस तरीके का सुधार होगा, और बाकी दूसरी गतिविधियों में किस तरीके से बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जब आपके पास इस तरह की सोच होती है किसी परियोजना को अमल करने में, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपके लिए ईज ऑफ लिविंग, जिसको हम लोग कहते हैं, जिंदगी को आसान बनाने की जो बात कर रही हैं आप, उसके ऊपर पड़ता है। प्रोफेसर सचिन, अंत में बस आपसे जानना चाहेंगे 2047 के लिए, विकसित भारत के लिए, ये किस तरह से प्रगति प्लेटफॉर्म नए और एक तरह से नए बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? ऋतु जी, जैसा हम लोगों ने बार बार सुना है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी जीडीपी में उसका करीब करीब 2.5 से 3.5 रुपया असर दिखता है। तो आप सोचिए कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी ले आए, कोऑर्डिनेशन ले आए, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का काम करें, और जैसा शिशिर जी कह रहे थे कि लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है 2020 से लेकर के, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, तो आप सोचिए कि अगर ये कोऑर्डिनेशन होता है और इस कोऑर्डिनेशन के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, तो जीडीपी का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जिस पैसे को जनता के लिए खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा जनोपयोगी योजनाओं के माध्यम से समय पर उनसे पहुंच सके। यही प्रगति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे, तो ठीक प्रगति प्लेटफॉर्म की तरह ही एक प्लेटफॉर्म स्वागत के नाम से था, जो कि एक सफल प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से उन्होंने प्रगति प्लेटफॉर्म की एक तरह से शुरुआत की। उनके नेतृत्व में ये शुरुआत हुई। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और ये प्रगति 2047 में विकसित भारत के लिए तेज गति प्रदान करेगी भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सचिन, आपका भी, शिशिर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नक्सल मुक्त भारत की दिशा